तो भाभी शिक्षकों, आज मैं बाल विकास का अगला वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। धन्यवाद। तो भाभी शिक्षकों, आज मैं बाल विकास का अगला वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास का क्षेत्र, स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास का क्षेत्र, आइए इसको हम लोग देखते हैं। इसके पहले आपको पढ़ाए थे बाल विकास की प्रकृति क्या है और बाल विकास की विशेषताएं क्या है। आज अगला पॉइंट है बाल विकास का क्षेत्र। तो बाल विकास के निम्नलिखित क्षेत्र हैं। आइए हम एक एक पॉइंट को जानते हैं। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। अवस्थाओं के विषय में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो अवस्थाएं हैं शिक्षा की दृष्टि से वो 4 प्रकार रखी गई, लेकिन अन्य अवस्थाओं की भी चर्चा की गई है। जैसे युवावस्था, प्रौढ़ावस्था को भी जोड़ा गया है। तो ये जो अवस्थाएं हैं इनका अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत ही करते हैं। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन हम किसके अध्ययन अंतर्गत करते हैं? बाल विकास के अंतर्गत। पहली अवस्था आपकी गर्भावस्था, गर्भावस्था। दूसरी अवस्था आपकी शैशवावस्था। तीसरी अवस्था आपकी बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। और जो चौथी अवस्था है आपकी, ये कौन सी हो गई आपकी? बताइए। किशोरावस्था। लेकिन अन्य अवस्थाओं को भी इसमें ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। जैसे युवावस्था, युवा अवस्था, या फिर इसी को कहते हैं प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसके अतिरिक्त भी एक इसको कह सकते हैं अगला परिपक्वावस्था, परिपक्वावस्था। इन सारी अवस्थाओं का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं बताइए? तो हम इन सब अवस्थाओं का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। इसलिए इन अवस्थाओं का जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे बाल विकास कहते हैं। इसलिए ये भी क्या है? बाल विकास का एक क्षेत्र है। फिर अगला पॉइंट हम समझते हैं बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। तो आपने ये समझ लिया गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था भी आपको कहीं मिलेगा, प्रौढ़ावस्था भी, परिपक्वावस्था। और इसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। इसलिए ये भी क्या कहलाती हैं? बाल विकास का क्षेत्र कहलाती हैं। फिर आइए हम देखते हैं बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। पहलुओं में हमने बताया था कि शारीरिक अवस्थाओं के साथ साथ हम इनका भी अध्ययन करते हैं ना। किसका? आप देखिए मानसिक नहीं, पहले देख लेते हैं सामाजिक। किसका? सामाजिक। दूसरा मानसिक। तीसरा सांवेगिक। चौथा आपका हो गया संज्ञानात्मक। आदि पहलुओं का भी हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं बाल विकास के। आदि क्या है? आदि का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? बाल विकास के अंतर्गत। इसलिए ये बाल विकास के पहलू कहलाते हैं, विभिन्न पहलू। और बाल विकास के विभिन्न पहलुओं को भी हम क्या मानते हैं? बाल विकास का एक क्षेत्र मानते हैं। फिर आइए हम अगली टॉपिक पे बात करते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले तथ्यों का अध्ययन। बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व मुख्य रूप से 2 हैं। एक है वंशानुक्रम, वंशानुक्रम, और दूसरा है आपका वातावरण, वातावरण। अब वंशानुक्रम और वातावरण क्या है? विकास को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक, इन्हीं को हम कारक कभी कभी कहते हैं। अन्य कारक भी हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से है वो वंशानुक्रम है और वातावरण है। और इसका भी अध्ययन हम किसके अंतर करते हैं?
बाल विकास के अंतर्गत करते हैं, इसलिए ये भी क्या कहलाते हैं, ये भी जो है बाल विकास का एक क्षेत्र या पहलू कहलाते हैं। अगले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं बच्चों, बाल व्यवहार एवं अंतःक्रियाओं का अध्ययन। अंतःक्रियाएं मतलब मानव क्या है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। क्या है, सामाजिक प्राणी। कौन है, मानव। यहाँ लिख दे रहे हैं मानव क्या है, सामाजिक प्राणी है। और देखिए अंतःक्रियाएं, ये क्या करता है, समाज में ही रहकर, समाज में रहकर क्या करता है, उन्हीं लोगों से, उन्हीं समाज में रहकर, और ऐसे भी लिख सकते हैं, और समाज के लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ मेल जोल बनाता है, मेल जोल बनाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अंतःक्रियाएं, अंतःक्रियाएं कहते हैं। क्यों अंतःक्रियाएं स्थापित करता है या अंतःक्रिया करता है, अंतःक्रिया क्या करता है। और इसका भी अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, बाल विकास के। इसलिए ये भी क्या है, बाल विकास का एक क्षेत्र है। ये भी क्या है बच्चों, बाल विकास का एक क्षेत्र। फिर मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन। अब मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, सिर्फ मानसिक रोगों, एक एक टॉपिक देखिए, रोगों को, मानसिक रोगों का पता, मानसिक रोगों का पता ही नहीं लगाते, वरन नहीं लगाते, बल्कि इन रोगों को, इन रोगों को कैसे दूर किया जाए, कैसे दूर किया जाए, इसका भी अध्ययन, इसका भी अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, बाल विकास के अंतर्गत करते हैं, विकास के अंतर्गत, बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। देखिए मानसिक रोगों का पता ही नहीं लगाते, बल्कि हम क्या करते हैं, इन रोगों को कैसे दूर किया जाए, इसका भी अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, बाल विकास के अंतर्गत करते हैं, अंतर्गत क्या करते हैं। इसलिए भी ये भी क्या है, ये भी एक क्षेत्र है किसके, बाल विकास के। आइए अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक आपका होगा क्या, बालकों की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन। असमानताएं जैसे, जैसे शारीरिक असमानता, शारीरिक, शारीरिक असमानता, मानसिक असमानता, असमानता, सांवेगिक असमानता, तथा अन्य असमानताएं। शारीरिक अवस्थाएं, शारीरिक जैसे हो गया, कोई बच्चा क्या है, दुबला है, कोई पतला है, कोई शारीरिक रूप से कमजोर है, कोई सामर्थ्यवान है, असमानता है। मानसिक रूप से कोई अधिक तेज है, कोई अच्छे सोच सकता है, पढ़ सकता है, कोई कम पढ़ सकता है। सामयिक यानी किसी के अंदर भावनाएं हैं तो किसी के अंदर नहीं है। तथा अन्य क्षेत्रों में, अन्य, अन्य असमानताएं, अन्य असमानताएं, समानताओं तथा अन्य असमानताओं का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं या बाल विकास के अंतर्गत करते हैं, के अंतर्गत करते हैं। अब देखो इतना हो गया ना, ये किसके अंतर्गत बताइए, बालकों
की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन। अब इसके अंतर्गत हम विभिन्न असमानताएं देखिए, चाहे शारीरिक, मानसिक, सामूहिक, अन्य असमानताओं का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? बाल विकास के। इसलिए ये भी पॉइंट क्या है? बाल विकास की एक या बाल विकास का एक क्षेत्र है। फिर आइए अगला टॉपिक देखते हैं, बालकों की रुचियों का अध्ययन। बालकों की रुचि सीधे सिंपल सी लाइन है, एक पॉइंट है कि बालकों की रुचियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बाल विकास के। इसलिए ये भी बाल विकास का एक क्षेत्र है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। अब व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस। जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो शारीरिक भी हो सकता है, शारीरिक, दूसरा मानसिक भी हो सकता है, सांवेगिक भी हो सकता है, संज्ञानात्मक भी हो सकता है। देखिए, मानसिक पूरा होता है कि मानसिक रूप से, लेकिन संज्ञान से तर्क से संबंधित होते हैं। किससे? तर्क से, तर्क शक्ति से। और इसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं बच्चों? तो इसका अध्ययन भी हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं, ये इसलिए ये भी बाल विकास का एक क्षेत्र है। फिर बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन, यानी बालक का व्यक्तित्व कैसा है? अंतर्मुखी हमने बताया था ना कि यदि युग यानी कई प्रकार से व्यक्तित्व होता है, लेकिन हमने अगले वीडियो में आपको बताया था जुंग महोदय के अनुसार। किसके? जुंग या युंग। देखिए, जुंग या युंग, कोई भी, किसी बुक में आपको जुंग मिलेगा और किसी बुक में आपको युंग मिलेगा। इन्होंने जो व्यक्तित्व बताया वो 3 प्रकार का बताया। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। नंबर 1 अंतर्मुखी, अंतर्मुखी। नंबर 2 आपका बहिर्मुखी, बहिर्मुखी, बहिर्मुखी। और नंबर 3 जो बताया आपका उभयमुखी, उभयमुखी। अब बच्चों देखो, इन मतलब कहने का मतलब तो इतना है कि बालकों के जो व्यक्तित्व है उसका मूल्यांकन करना और मूल्यांकन करने के बाद उसमें सुधार लाना, ये भी जो अध्ययन किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए ये भी बाल विकास का एक क्षेत्र है। लेकिन आपको आगे बता रहे हैं कि कैसे मूल्यांकन का मतलब क्या हो? व्यक्तित्व को पहले जानना कि वो बालक कैसा है, अंतर्मुखी है या फिर बहिर्मुखी है या फिर उभयमुखी है। इसी का क्या करते हैं हम? व्यक्तित्व को पहले क्या करते हैं? उसका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के बाद निकाल पाते हैं कि बालक अंतर्मुखी स्वभाव का है या बहिर्मुखी स्वभाव का है या उभयमुखी स्वभाव का है। यदि हम मूल्यांकन न करें तो कभी भी पता नहीं चल पाता। और ये किसके अंतर्गत किया जाता है? बाल विकास के अंतर्गत। इसलिए ये टॉपिक भी बाल विकास का एक क्षेत्र है। हमने इसको पहले भी बताया, अंतर्मुखी क्या है? जो शांत प्रिय और एकांतवासी होते हैं बालक, ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, वो अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बालक जो होते हैं वो मेल जोल बनाना, दूसरे बच्चों से जल्दी हाव भाव दिखाकर उन्हें आकर्षित करना अपनी तरफ, अधिकतर इसमें नेता लोग आ जाते हैं। और इसके अंतर्गत जैसे डॉक्टर हुए, डॉक्टर, और क्या हो गए? वैज्ञानिक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर आदि लोग आते हैं। और जो बहिर्मुखी है इसमें क्या आते हैं? सामाजिक लोग, सामाजिक, सामाजिक कैसे? जैसे नेता, मंत्री, मंत्री हो गए, नेता हो गए और मंत्री हो गए आदि लोग इसके अंतर्गत आ जाते हैं। उभयमुखी, उभयमुखी सामान्य व्यक्ति आता है, सामान्य, सामान्य व्यक्ति। ये कैसा होता है? ये मिला जुला स्वभाव होता है इसका। ये ज़्यादा ना तो बोलना पसंद करता है ना ज़्यादा चुप रहना, जहाँ जैसा अवसर आता है वैसे ही काम चला लेता है। इसलिए ये बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी बाल विकास का एक क्षेत्र है। आइए आगे समझते हैं। अगला पॉइंट आपका है बच्चों, विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन।
मानसिक क्रियाएं मतलब जान रहे हैं कि बालकों का, देखिए, बालक किस प्रकार का कार्य कर रहा है, यह यह देख कर हम क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है। मानसिक स्थिति क्या है, क्या है। अब देखो, कहने का मतलब है कि मानसिक क्रियाएं वो किस प्रकार का कार्य कर रहा है, उसके कार्य को देखकर उसका मूल्यांकन हम कर लेते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है। तो इस मानसिक क्रियाओं का जो अध्ययन है वो भी बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए ये भी क्या है, बाल विकास का एक क्षेत्र है। जैसे हमने बताया कि बालक किस प्रकार कार्य कर रहा है, यह देख कर हम क्या करते हैं, हम पता लगा लेते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है। तो ये रहा आपका बाल विकास का क्षेत्र। आइए एक बार फिर चर्चा करते हैं हम लोग। आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे बच्चों, और नहीं समझे होंगे तो फिर से पुनः एक बार मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। सबसे पहले आइए देखते हैं बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, यानी जो अवस्थाएं हैं आपकी बताए ना, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था आदि जो अवस्थाएं हैं, परिपक्व अवस्था, इनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। इसलिए भी बाल विकास की ये भी एक बाल विकास का क्षेत्र है। फिर दूसरा पॉइंट है बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। पहलू हमने बताया शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, बाल विकास के अंतर्गत, इसलिए भी इसका एक क्षेत्र है। फिर बाल विकास को प्रभावित करने वाले तथ्यों का अध्ययन, हमने बताया कि बहुत सारे तत्व हैं, रुचि है, रुझान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मुख्य 2 पॉइंट है वो वंशानुक्रम है और वातावरण। ये क्या करते हैं, बाल विकास को प्रभावित करते हैं, और इनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, बाल विकास के अंतर्गत करते हैं, इसलिए ये भी क्या है, बाल विकास का एक क्षेत्र है। फिर आगे हम पढ़ाते हैं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या है, इसका कहने का मतलब है कि मानसिक रोगों का पता लगाना ही नहीं, बल्कि पता लगा के उनका समाधान निकालना, या कौन सिखाता है, बाल विकास सिखाता है, इसलिए ये बाल विकास का एक क्षेत्र है। फिर आगे हम पढ़ते हैं बाल विकास की रुचियों का अध्ययन, बालकों की रुचियों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, बाल विकास की, इसलिए ये भी क्या है, बाल विकास का एक क्षेत्र है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, जैसे हमने बताया, आगे आपको व्यक्तित्व पढ़ाएंगे तो अलग अलग प्रकार बताएंगे, लेकिन हमने एक जो सर्वमान्य हमने बताया, युंग महोदय के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, और ये तीनों प्रकार में बताया कैसे लोग आते हैं, उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, बाल विकास के अंतर्गत करते हैं, इसलिए ये भी व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन, बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन उसी के अंतर्गत करते हैं। फिर विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, इसका भी अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं, इसलिए ये भी बाल विकास का एक क्षेत्र है। आइए आगे समझते हैं बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व। पहले आपने पढ़ा बाल विकास क्या है, उसका अर्थ और परिभाषा। फिर आपने पढ़ा बाल विकास की प्रकृति क्या है। फिर आपने पढ़ा बाल विकास की आवश्यकता क्यों होती है। फिर आप पढ़े अभी तुरंत बाल विकास का क्षेत्र क्या है। यानी कहते नहीं है कि हम जहाँ जिस स्थान पे रह रहे हैं उस स्थान से दूर दूर तक, जहाँ तक हम जानते हैं, जैसे हम क्या है बच्चों, हम कहाँ रहते हैं, हम अमेठी ज़िले में रहते हैं। अमेठी ज़िले में किस तहसील में रहते हैं, गौरीगंज तहसील में रहते हैं, तो हमारा क्षेत्र क्या है, गौरीगंज है। फिर जिला आगे बढ़ा ना, अमेठी क्षेत्र कहते हैं ना, तो वही कि जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जैसे बाल विकास के अंतर्गत जिस विषय पर अध्ययन करते हैं वह सब एरिया हो गया, उसका क्षेत्र हो गया।
समझ में आया? ये अब एक माइंड पे एक अवधारणा लाइए आप, कॉन्सेप्ट बनाइए। मतलब रटिए नहीं, हम पॉइंट तो दिए, लेकिन आप सोचने का प्रयास करिए कि हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किन किन तथ्यों पर अध्ययन करते हैं। और ये नहीं रटा हुआ याद है तो आपका जो कॉन्सेप्ट बना है वो कभी भी गड़बड़ होने वाला नहीं है। आप सोचो अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, आप एक एक पॉइंट पे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। आप एक एक पॉइंट को सोचते चले जाइए, रुचियों का अध्ययन करते हैं। क्या हो, आप जब कॉन्सेप्ट बन गए तो कभी भूलेंगे नहीं। आइए आगे हम बात करते हैं बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व। बच्चों इसको हम बाद में पढ़ा देंगे, थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। धन्यवाद। आइए बच्चों हम लोग जानते हैं बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व। तो आइए एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। बाल विकास शैक्षिक प्रशासन एवं समय सारणी, पाठ से आगामी क्रियाएं, पाठ्य पुस्तक एवं अनुशासन बनाए रखने में सहायता करता है। दूसरा है आवश्यकता, बाल विकास शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। तीसरा पॉइंट है, यह शिक्षक को सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। चौथा है शैक्षिक वातावरण बनाए रखने में सहायता करता है। और पांचवा है सर्वांगीण विकास करने में सहायता करता है। छठा आपका है विभिन्न आयु स्तर के बालकों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। और आपका अगला पॉइंट है बाल विकास की एक व्यवहारिक उपयोगिता के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है, इसलिए भी आवश्यक है। तो एक एक पॉइंट को समझते हैं। जो बाल विकास है इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। सबसे पहले बालक की रुचि को जानना, बालक की इच्छा को जानना, बालक के स्तर को जानना, बालक के बालक का शैक्षिक मूल्यांकन करना और उसके आधार पर क्या तैयार करना, समय सारणी तैयार करना। पाठ्य सागामी यानी जो मुख्य पाठ्य पुस्तक है उसके पाठ्य पुस्तक, ये तो मानसिक विकास हो रहा है, साथ साथ मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जैसे खेल व्यायाम आदि को रखा जाता है। तो ये पाठ्य सागामी क्रियाएं हैं। बालक के स्तरों का अध्ययन करके कि उनका क्या स्तर है उसके अनुसार ये पाठ्य सागामी क्रियाएं पाठ्य पुस्तकों के साथ लागू होती हैं और अनुशासन बनाए रखने में भी क्या सहयोग प्रदान करता है। फिर बाल विकास शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करता है, यानी बालक के स्तर को जानने के बाद ही हम बालक के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं, जिससे क्या होता है बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए ही क्या किया गया, पाठ्य पुस्तकों के साथ पाठ्य सागामी क्रियाओं को रखा गया। क्यों? क्योंकि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, और जब सर्वांगीण विकास होगा तभी क्या होगा, शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण होंगे। और क्या होगा, शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण होगा। कैसे पूर्ण होगा, बालक का सर्वांगीण शिक्षा के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास कराने के बाद ही शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण होते हैं। फिर यह शिक्षक को क्या करता है, सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। फिर शैक्षिक वातावरण बनाए रखने में, नहीं जो वातावरण है, कैसा वातावरण, विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, शैक्षिक किसके माध्यम से, वही बाल विकास का अध्ययन करके ही हम कैसे कर सकते हैं, वातावरण को शैक्षिक बनाए रख सकते हैं। सर्वांगीण विकास करने में सहायता करता है, पक्का है, क्योंकि सारी अवस्थाओं का अध्ययन करता है और अवस्थाओं के साथ साथ उसका सांवेगिक मानसिक संज्ञानात्मक पक्षों का भी अध्ययन करता है। इससे बालक के अंदर कहाँ कमियाँ आ रही हैं इनका अध्ययन करने के बाद उसे दूर करने का प्रयास करता है, इसलिए उसका सर्वांगीण विकास होता है। विभिन्न आयु स्तर के बालकों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। बाल विकास की एक व्यवहारिक उपयोगिता के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बालकों भावी शिक्षकों ये रहा आज बाल विकास का क्षेत्र प्लस बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व। आगे हम पढ़ेंगे एक एक बाल विकास की अवस्था क्या है और उसके विषय में। आज धन्यवाद।